हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पाथ। आज हम लोग यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री किस लेवल की मैं पढ़ाने वाला हूँ और ये कितनी एग्जाम ओरिएंटेड है और कितनी नॉलेज के लिए है। तो मैं आपको बता दूँ, ये 100% सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर मैं कोई एक फैक्ट बता रहा हूँ और उस फैक्ट के करस्पॉन्डिंग या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, तो उसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स को हम फोकस करने वाले हैं। जो मैं सिलेबस कराने वाला हूँ, ये आपका मेजरली एक एग्ज़ाम होता है UPSI यानी दरोगा। एक एग्ज़ाम होता है आपका UPRO ARO, एक एग्ज़ाम होता है आपका APS, एक एग्ज़ाम होता है आपका लोअर, एक एग्ज़ाम होता है आपका PCS प्री, या इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम। मैं इस लेवल का लेके चल रहा हूँ, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि एक एग्ज़ाम आपका होता है UPSSC का PET। तो अगर आप इस लेवल का अगर आप कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको पैट में कोई प्रॉब्लम होगी। ये लेवल आपका बहुत ही जेन्युइन लेवल है किसी भी एग्जामिनेशन की हाई एंड तैयारी के लिए। हाई एंड का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आपके 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं कहीं, तो इसका सिंपल सा वेटेज ये रखा जाता है कि 50% क्वेश्चंस को थोड़ा इजी रखा जाता है, इजी। 20% क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडरेट रखा जाता है और जो 30% बचा उसको थोड़ा ट्रिकी रखा जाता है। ये किसी भी एग्जाम का आजकल का पैटर्न है। तो ये 30% है ना, ये खेल हो जाता है इसमें सक्सेस और फेलियर के बीच की चीज। कोई अगर बंदा अगर ये 30% अच्छे से कर लेता है तो वो सक्सेस है, और जो नहीं कर पाता है वो फेल है। सिंपल। ये 70% तो मोस्टली कर ही लेंगे। चलिए अब आपको मैं एक बार हिस्ट्री का थोड़ा सिलेबस बता दूं। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ GS का जो हमारा क्रैश कोर्स है, इसमें हम क्या क्या कराने वाले हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसकी ड्यूरेशन अभी हम नहीं बता सकते कि कितने दिनों में हम करा लेंगे, लेकिन एक प्रॉमिस ज़रूर है कि हम जो भी कराएंगे बहुत ही रिलेवेंट होगा। और मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 महीनों में पूरा का पूरा GS का कंप्लीट हम कर देंगे। आपको मैं बता दूं GS में मैं कराने क्या वाला हूँ। सिंपल से 3 सब्जेक्ट में लेता हूँ। पहला ज्योग्राफी, जो मेरा भी फेवरेट है, ज्योग्राफी प्लस मैपिंग। मैं आपको इस तरीके से ज्योग्राफी कराऊंगा मैप के थ्रू कि आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पास कहाँ है, ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये सॉइल कहाँ पाई जाती है, ये नेचुरल रिसोर्स कहाँ है, आयरन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, ये माउंटेन कहाँ है, ये रिवर कहाँ है, ये वैली कहाँ है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको मैप के थ्रू ऐसा याद कराऊंगा, आप खुद देखेंगे। मैं पहली क्लास जो ज्योग्राफी की लूँगा सिर्फ मैप की लूँगा, और मैप से आपको एक इंडिया का आइडिया लगा दूंगा, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है भारत जो है वो फिजिकली कैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी के बाद, ज्योग्राफी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ज्योग्राफी के आते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में आपका इन्वायरमेंट का भी एक पोर्शन आता है जो मैं कराऊंगा आपका। तो मैं दोनों को मिला के बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी से ही आता है, क्योंकि इसमें करंट बेस्ड भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे अभी एक कोई मान लीजिए आपका साइक्लोन आया है, अर्थक्वेक आया है, ये इससे रिलेटेड भी, वॉल्केनो कहीं फट गया है, ज्वालामुखी वगैरह, तो वो भी क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी का क्या है, वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। वास्ट मतलब काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके पोर्शंस होते हैं। तो हम इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज मैं हिस्ट्री पर ही शुरुआत कर रहा हूँ, तो आपको मैं हिस्ट्री का एक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। हिस्ट्री के अलावा जो मैं पढ़ाता हूँ वो पॉलिटी है। पॉलिटी आपको बहुत ही एक समराइज्ड वे में लिखा हुआ है, क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जाए तो आप हो सकता है 2 साल भी लगा लें उसको पढ़ने के लिए, राइट। कुछ लड़के या जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं सीधे, कि लक्ष्मीकांत उठा ली और उन्होंने पैट की तैयारी कर ली। ऐसा नहीं है, आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते पूरी, आपको एक संक्षिप्त वे में आपको पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। तो एक सब्जेक्ट रह जाता है इकोनॉमी।
वो इकोनॉमी मैं नहीं लूँगा। इकोनॉमी के लिए आपके दूसरे टीचर हैं, वो आएंगे। इकोनॉमी सबसे हम लास्ट में कराएंगे क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको छोड़ के भी जाते हैं और तीनों को स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं तो इकोनॉमी के सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे, उससे ही आपका भला हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये जीएस का, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं हिस्ट्री। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ हिस्ट्री की, कि लोग हिस्ट्री तो 10 जगह से पढ़ते हैं, तो मैं ऐसा इसमें क्या खास करा रहा हूँ। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हिस्ट्री में मैं इस तरीके से आपको हिस्ट्री याद कराऊंगा। ये भी मेरी मैप बेस्ड होगी कि मैप से कैसे आपको किया जाए। तो आप 1 मिनट रुक जाइए। तो इसमें हम हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं एक बार, कि भाई हिस्ट्री में हम किस तरीके से पूरा सिलेबस करने वाले हैं और इसमें हम स्पेशल क्या कराएंगे, मतलब बाकी टीचर भी कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं इसको मैप के थ्रू कराता हूँ। आपको मैप के थ्रू हर एक चीज़, एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सबसे पहले कौन आया था, पोर्टुगीज। तो मुझे पता होना चाहिए पोर्टुगीज कहाँ आए थे, सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, सबसे पहले फोर्ट कहाँ बनाया, किस रास्ते से आए थे, कौन कौन आया था, किस से मिले थे, कौन सी किंगडम से बात करी थी, उसके बाद कहाँ वो गए थे, वहाँ गए थे तो क्यों गए थे। ये सारी चीज़ें मैं आपको मैप के थ्रू करा दूंगा। तो क्या है इसमें ना, भूलते नहीं है। मैप के थ्रू ये फायदा हो जाता है कि आप भूलोगे नहीं कि भाई हाँ, देखो मैप का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आपके दिमाग में छप जाएगा वो चीज़। कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ मसूलीपट्टनम कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए वैसे मसूलीपट्टनम कहाँ है। तो देखो मछलीपट्टनम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मैप में एक पॉइंट बता दूंगा कि भाई आंध्रा में एक जिला है कृष्णा, उसके किनारे है, विशाखापट्टनम से नीचे की साइड है, बस आप याद कर लेंगे वहाँ पे। जब मैं मैप बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री में सिलेबस क्या है जो हमें फोकस करना है। बहुत सिंपल। तो देखो हिस्ट्री का मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री 3 चीज़ों में डिवाइड है, जैसे आपको पता होगा। 1 सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अभी शुरू करते हैं इसको। देखिए हिस्ट्री को ना 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ, लेकिन ये बातें उनके लिए ज़रूरी हैं जो बच्चे नया शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। देखो हिस्ट्री में सबसे पहला पोर्शन होता है एंशिएंट का। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। देखिए मेरी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो अगर कुछ सही ना लिखा हो तो उसके लिए माफ़ी। दूसरा होता है मिडाइवल, ठीक है। मिडाइवल आप सुनते होंगे, अकबर, जहांगीर, ये सब लोग, खिलजी, लोधी, ये सारे लोग कहाँ हैं, मिडाइवल में। उसके बाद बात करता हूँ कि तीसरा जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो बेसिकली 1757 से लेके 1947 का है। सिंपल। तो ये वो जर्नी है कि आप देखते होंगे 1757 मैंने क्यों लिया है, इसकी डेट के पीछे कोई वजह होगी। यस, वजह है। अब आप सोचते होंगे कि 1857 में हमारे सबसे पहला आज़ादी के लिए सबसे पहला विद्रोह हुआ। तो जब रेवोल्यूशन सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हम यहाँ से क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे भी वजह है, आपको समझ में आएगा। मेन जो थीम है इस मॉडर्न हिस्ट्री की वो छुपी है 1857 से लेकर 1947। द रीज़न इज, यहाँ पर एक चीज़ हुई है, इसे हम बोल देते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, आज़ादी के लिए हमारा संघर्ष। अब उस संघर्ष को तो बुला नहीं सकते, तो एग्जाम वाले भी नहीं बोलते, जो एग्जामिनर होते हैं हमारा पेपर सेट करते हैं वो भी नहीं बुलाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से होते हैं। हिस्ट्री के लिए पढ़ने की एक ऐसी ट्रिक मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जिससे आप हिस्ट्री कभी नहीं भूलेंगे। हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन खुद से कर लो बस, कब, कहाँ और क्यों। और अगर दिमाग बच जाए तो ये देख लेना कि कौन, यानी हु। एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछ लिया जाए गांधी जी या गांधी जी का अराइवल पूछ लिया जाए कि गांधी जी कब आए थे, तो आपको पता होना चाहिए एक इवेंट है। बेसिकली हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द इवेंट्स, कि घटनाक्रम हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी हुई है, हिस्ट्री कहते हैं। सिंपल। जैसे मोबाइल में हिस्ट्री आती है, आपकी कॉल हिस्ट्री कि किसका कॉल कब आया,
तो वो क्या है, इवेंट्स हैं। ऐसे ही हिस्ट्री में इवेंट्स होते हैं। जैसे एक इवेंट का मैं नाम दे रहा हूँ कि भाई गांधी जी भारत आए थे। तो वो कब आए थे भाई, मुझे पता है 9 जनवरी, 10 जनवरी, 9 जनवरी 1915। सिंपल। कहाँ आए थे भाई पता होना चाहिए, कौन से पोर्ट पर आए थे ये पता होना चाहिए, क्यों आए थे भाई, किसने बुलाया था, तो आए क्यों थे कि भाई वो मास एजिटेशन करना चाह रहे थे, लोगों को एकत्रित करके एक आज़ादी दिलाना चाहते थे। अच्छा ये हु, तो गांधी तो आ ही रहे थे, महात्मा गांधी जी। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। और एग्जांपल एक और बात करता हूँ, चलिए। युद्ध होते हैं, वॉर्स। अब मान लो आपको बोल दिया है भाई कार्नेटिक वॉर कब हुआ, या कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताओ, कार्नेटिक वॉर। तो मान लो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट की, तो कब हुआ, आप बोलोगे अरे 1746 में हुआ था। वेरी गुड, 1746 से 48 में हुआ था। वेरी नाइस। कहाँ हुआ था आपको पता होना चाहिए, अदयार रिवर है, अदयार रिवर पे हुआ था। अदयार रिवर के पास एक जगह है सेंथम, वहाँ हुआ था। क्यों हुआ था आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रिया सक्सेशन चल रहा था। तो ऑस्ट्रिया सक्सेशन किसके बीच में था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। तो यहाँ भी फ्रांस और इंग्लैंड की कॉलोनी थी, तो यहाँ पे भी युद्ध हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए, तो क्यों का रीजन भी पता लग गया। और उसके बाद पूछ लिया कि कौन लड़े थे भाई, 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। 3 क्या, बहुत सारे थे, 3 इंपॉर्टेंट थे। 3 इंपॉर्टेंट कौन से थे, इंग्लिश, फ्रेंच और तीसरा कौन था, अनवरुद्दीन। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल बता दिया मैंने। हिस्ट्री का ऑल मतलब होता है कब, कहाँ, क्यों और किसके बीच में हुआ, सिंपल। अब मैं वॉर याद, अब लोग को वॉर याद नहीं होते हैं, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। टाइम बर्बाद ना करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो बात करेंगे भाई मॉडर्न हिस्ट्री क्या है और कब से कब तक मुझे पढ़नी है और क्या सीन है। देखो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें आपको 1757 से ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्स के लिए जो आपको पढ़नी है वो सिंपल सा 3 हिस्से बता रहा हूँ। आप 3 हिस्सों को पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं आएगा। 3 हिस्से ये हैं। पहला है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कि जो यूरोपियंस आए थे उनका घटनाक्रम क्या था और आगमन, मतलब बेसिकली वो लोग आए थे ना, यूरोपियंस आए थे। यूरोपियन कितने आए थे, 5 या 6, आपको बताना है 5 या 6, कमेंट में बताइए 5 आए थे कि 6 आए थे। ओके, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहला हिस्सा ये हो गया कि वो लोग आ गए, उसके बाद चेंजेस क्या आए, अब उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे यहाँ, तो स्ट्रगल शुरू हुए। तो स्ट्रगल के लिए मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, 1857 में पहला स्ट्रगल हुआ था। इसके पीछे रीजन जो है आपको पता होना चाहिए। आज़ादी की पहली क्रांति 1857 में हुई थी, 1857 से 1885 तक एक आपको पढ़ना है। 1885 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जन्मी थी, ठीक है। तो ये आपको एक एक ये पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1857 से लेकर 1885 के इवेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल। उसके बाद 1885 से लेकर 1947 तक ये आपको पता होना चाहिए, इसके भी इवेंट्स पता होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपको घटनाक्रम इसका याद होना चाहिए। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बैठकें होती थी, जो सम्मेलन होते थे, वो आपको पता होना चाहिए कि कब, कहाँ, कैसे हुआ, कितने लोग, कहाँ, किस जगह हुआ, उसका आउटपुट क्या निकला और वो क्यों कराया गया, उसके चीफ कौन थे उस टाइम पर, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसका पहला चैप्टर मैं शुरू ही कर देता हूँ, क्योंकि बीच बीच में हम इस पर हिस्ट्री पर डिस्कशन करते रहेंगे तो अभी थोड़ा टाइम का है कि टाइम इसी में निकल जाएगा, तो हम एक चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं आज। आपको बुक का भी मैं बता देता हूँ, बुक रेफरेंस क्या यूज़ करनी है। देखिए एनसीईआरटी आप यूज़ कर सकते हैं, सतीश चंद्र आती है, बट मैं बोलूँगा कि इसको ना करके आप सिंपल सा घटना चक्र पूर्वालोकन ये किताब आती है, कोशिश करें नई से नई लें। इसकी जो थ्योरी है आप इसको एक बार रीड कर लें, आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी आप हमारे नोट्स को फॉलो करें, और ऐड ऑन करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटरनेट से ढूंढें,
विकिपीडिया से ढूंढे हैं, जहाँ से पढ़ना है पढ़ें। तो अब शुरू करते हैं पहला चैप्टर अपना। मैंने आपको बता दिया 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। तो पहला चैप्टर है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो आपको पहले पता होना चाहिए ये इसका मतलब क्या है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे हिंदी भी देखते हैं। तो एडवेंट का मतलब सिंपल सा है आगमन। अब आप इतने तो इंटेलिजेंट होंगे कि यूरोपियन को मुझे हिंदी में ना लिखना पड़े। तो यूरोपियन का आगमन जो था उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और क्यों आए, इसके पीछे आपको रीज़न पता होना चाहिए। तो देखो, रीज़न पता होने से पहले मैं आपको एक मैप हिस्ट्री बता देता हूँ। मैंने आपसे बोला था पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको मैप से कराई जाएगी। ठीक है, अभी तक आपने ज्योग्राफी पढ़ी थी, अब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं ना एक छोटा सा मैप बनाता हूँ, आपको इससे एक आइडिया मिलेगा। जैसे ये देखिए आप, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ओके, ये आपका यूएसए है। और यहाँ पर अगर मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ करूँ और ये आपका ये अपना भारत, और अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता जाऊँ और लास्ट में आके ऐसे कर दूँ और यहाँ ये अपना जापान बना दूँ और यहाँ पे ये आपका ऑस्ट्रेलिया बना दूँ, ये न्यूजीलैंड हो गया, और ये छोटे छोटे आइलैंड्स टाइप के हो गए, जैसे आपके इंडोनेशिया है और ये मलक्का स्ट्रेट है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब सवाल अपना ये भारत है। ठीक है, मैं ये गुजराती बना देता हूँ आपको थोड़ा सही लगे। अब सवाल ये था कि भाई ये लोग आए क्यों थे, तो इसको थोड़ा समझो कि भाई ये आए क्यों थे, आए कहाँ से थे, पहले इसका भी आंसर होना चाहिए। तो मैं आपको ना एक चीज़ और बता दूँ पहले। एक हमारा छोटा सा कंट्री है जो सबके पापा जी हैं अभी इस टाइम पर, क्योंकि बेसिकली हमारा भारत हो चाहे कोई भी कंट्री हो, इनका कब्जा जरूर रहा है। इनका नाम है द ग्रेट ब्रिटेन। जो आप सुनते हैं ना अंग्रेज, वो यही थे। तो बात करते हैं ये लोग आए सबसे पहले कौन आया था, कैसे आए थे। तो मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये देखिए, ये पूरा यूरोप है, ये पूरा का पूरा यूरोप है। इसमें जो ये वाले कंट्रीज हैं, ये अब मैं आपको नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ, एक एक करके हम इसी पर बात करेंगे। जैसे ये ब्रिटेन है, ठीक है, यहाँ डेनमार्क है, यहाँ पे इसी ऊपर यहाँ पे हॉलैंड है, यहाँ पर हॉलैंड है, और यहाँ पर आपका स्पेन है, उसके नीचे पुर्तगाल है, ये सारे हैं। तो ये सब लोग आए थे। ठीक है, अब बात करते हैं ये लोग यहाँ पर आए कैसे। तो सिंपल सा फंडा है, ये लोग आए थे यहाँ तक, और यहाँ पर एक भाई साहब मिल गए थे इनको, इनका नाम था अब्दुल मजीर। ठीक है, ये घटना कब की है, लगभग 1497 के आसपास की है। और ये बंदा यहाँ से यहाँ आ गया था इसको लेकर कि भैया मुझे इंडिया का रास्ता पता है। यहाँ से जो बंदा आया था पुर्तगाल से, यानी पोर्टुगीज मतलब पुर्तगाल, यहाँ से जो बंदा आया था उसका नाम था वास्को डे गामा। क्या नाम था, वास्को डे गामा। अब ये वास्को डे गामा यहाँ पर आया था, इस बंदे को मिला अब्दुल मजीर को। अब्दुल मजीर ने बोला चल भाई मैं तुझे भारत लेके जाता हूँ, और ये पहुंच गए यहाँ पर। इस जगह किस जगह को बोलते थे उस टाइम पर, देखिए ये जो जगह है एक जैमोरिन का इलाका था। जैमोरिन वहाँ का राजा था, उसका किंगडम चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर ही एक जगह थी जहाँ पर वो लोग आए थे। तो अब आप समझेंगे कि जैमोरिन ने इसको भगाया होगा, इनवाइट किया। तो देखो, जैमोरिन हमारे यहाँ का किंग था। तो किंग लोग ना हमेशा से जो बाहर के बंदे होते हैं उनको भगवान मानते हैं। मतलब जैसे जो अपने आपके रिलेटिव हैं जो बाहर से आने वाले हैं, बेसिकली आंगतुक, तो उनको क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। तो इन्होंने वास्को डे गामा का बहुत बड़ा वेलकम किया था।
इनको नहीं पता था ये वास्को डी गामा चाहता क्या है। उनको लगा ये बाहर से व्यक्ति आया है हमारे यहाँ, तो जब आया है तो हम इसका वेलकम करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया। अब वेलकम किया, उस साल जो साल थी उसे बोलते हैं 1498। ठीक है, ये सारी थ्योरी हम इसके बाद तुरंत लिखेंगे। ठीक है, आप बस समझ लीजिए कि ये लोग यहाँ से यहाँ तक आए थे, बट आपके दिमाग में ये आ रहा है हम इधर से क्यों आए भाई, यहाँ से क्यों नहीं आए। तो देखिए समस्या क्या थी। यहाँ पर एक कंट्री हुआ करता था पर्शिया। पर्शिया, आपने प्रिंस ऑफ पर्शिया या कुछ ऐसा कुछ गेम खेला होगा। तो क्या है, गल्फ में एक कंट्री था, उसका नाम था पर्शिया। तो अब बात करते हैं पर्शिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी भाई, जो ये लोग यहाँ से इतनी दूर चल के आए, यहाँ से नहीं आ सकते थे। यस, प्रॉब्लम थी। अगर यहाँ पे एक रूट हुआ करता था पहले, चाइना से लेकर यहाँ तक पर्शिया होकर यहाँ यूरोप तक जाता था, ऐसे बोलते थे सिल्क रूट। मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ, लेकिन ये जानना भी आपका एक स्टोरी की तरह समझ लो, इसको नोट मत करना कि भाई सिल्क रूट जब यहाँ जाता था तो पर्शिया से होकर जाता, तो यहाँ पर क्या लूटपाट हो जाती थी। क्या हो जाती थी, यहाँ लूट हो जाती थी, लूटपाट। तो उससे क्या होता था, ये सामान मान लो लेके चले 100 डब्बे और यहाँ तक आप आते थे 20 डब्बे, 80 बीच में हो जाते थे, तो उनको बड़ा लॉस हो रहा था। इसीलिए सोच रहे थे कि एक समुद्री रास्ता खुल जाए, तो यहाँ से क्या है, सीधे के सीधे 2 जहाज आगे पीछे लगा देंगे सिक्योरिटी में, और एक पूरा जहाज सीधे सीधे यहाँ तक आ जाएगा। और बेसिकली अगर मैं यहाँ से 100 डब्बे भेज रहा हूँ चाइना से या यहाँ आसपास इंडिया से, तो सीधे यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, ये लोग ट्रेड क्या करते थे, तो आपने सुना होगा मसाले, जूट, कपास, ये सब कपड़े, ये सब यहाँ से जाया करता था। ठीक है, भारत में तो बाद में ओपियम की खेती भी होने लगी थी, वो बात का किस्सा है, हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आप इससे आगे बढ़िए, इसकी थ्योरी लिख लीजिए तुरंत। मैं थ्योरी एक नोट कर देता हूँ और थ्योरी आप भी लिखते जाइए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये एडवेंट है, जितने भी आगमन हुए हैं आपको मैं एक एक करके यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे पोर्टुगीज था, तो आपको ये लिखना क्या क्या, जो जो मैं लिख रहा हूँ आपको सिंपल सा वही लिख देना है। आए कब थे, 1498। सेकंड, सबसे पहला जो आया था बंदा उसको बोलते हैं लीडर, तो लीडर कौन था, तो लीडर यहीं पे आप लिख देना, वास्को डे गामा, वास्को डे गामा, सिंपल। उसके बाद पूछ लेंगे भाई कि फर्स्ट गवर्नर कौन था, भाई गवर्नर फर्स्ट कौन था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए भाई कि गवर्नर फर्स्ट कौन था। फिर आप ये पूछ लेंगे भाई कि वाइसरॉय कौन था। आप ये सोचेंगे कि वाइसरॉय गवर्नर अलग अलग पोस्ट होती है। यस, वाइसरॉय गवर्नर दोनों अलग अलग पोस्ट होती है। तो आपको पता होना चाहिए, अल्मीडा नाम का एक बंदा था। इसका पूरा नाम मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा नाम उसका था फ्रांसिस्को डी, मैं लिख देता हूँ, वैसे ही जरूरी नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसका नाम था फ्रांसिस्को, सॉरी टेक्निकल ग्लिच है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहली बार डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा है तो थोड़ा सा इश्यू है। तो आपने देख लिया पहला गवर्नर कौन था। देखिए, कोई भी चीज आप पढ़ें, पहला, लास्ट और आज़ादी के टाइम पर, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपको पहला पता हो गया कौन है, अल्मीडा जी पढ़ा दिया, आपको पता होना चाहिए लास्ट कौन था। तो पहले तो लास्ट के लिए पता होना चाहिए आपको कि लास्ट था कब, तो लास्ट था 1961। कहाँ पे थे, गोवा भाई साहब, गोवा पर लग किया था। लेकिन बोलेंगे गोवा नहीं किया था, वो किया था आपका दादरा नगर हवेली। यस, दोनों ही किए गए थे। तो दोनों जगह से जब भागे थे तो ये इसका गवर्नर कौन था, तो फर्स्ट हो गया और लास्ट गवर्नर। तो आप लास्ट गवर्नर याद रखेंगे, इनका नाम था मैनुअल एंटोनियो, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, एंटोनियो वेसेलो डी सिल्वा। अब आपको बोलेंगे इतना बड़ा नाम कैसे याद होगा सर, आपको इतना नाम याद ही नहीं करना है, सिंपल से याद करना है एंटोनियो सिल्वा। क्या याद करना है, एंटोनियो सिल्वा, बस। आप चाहें तो इतना ही लिखना है, एंटोनियो सिल्वा। अब बात करते हैं कि भाई मैंने आपको बताया था फर्स्ट, लास्ट और 1947 में, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तब कौन था गवर्नर। अगर डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए आपका एग्जामिनर जो है उसका मन है कि कठिन क्वेश्चन देना है, उसको टफ क्वेश्चन देना है, तो गवर्नर कौन था, तो एक सेकंड रुक जाइए।
सॉरी, टेक्निकल ग्लिच के कारण ये स्टॉप हो गया था। तो हम बात कर रहे थे 1947 में गवर्नर कौन था। देखिए, आपको 3 चीज़ें याद रखने हैं, मैंने पहले बताया था, फर्स्ट, लास्ट और करंट। करंट का मतलब बेसिकली 1947 की बात कर रहा हूँ कि जब अपना देश आज़ाद हुआ तब गवर्नर कौन था। तो ध्यान रखना, इसका गवर्नर का नाम था बोस्सा। क्या नाम था? बोस्सा। आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एफ बोस्सा नाम था। पूरा नाम आप याद करना है तो आप देख लीजिए, फेरीरा, फेरीरा बोस्सा, ये नाम था। आप बोस्सा याद कर लेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए, हमारे टाइम पे बोस भी थे, तो भाई वो पुर्तगाली था इसलिए बोस्सा। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। अब बात करते हैं और आगे की। देखिए, आप थोड़ा सा, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ हम लोग कर क्या क्या चुके हैं इसमें पोर्टुगल्स में। कब आए, गवर्नर कौन था, यानी वाइस रॉय और गवर्नर कौन था। देखिए, वाइस रॉय भी आप याद रख लीजिए, फर्स्ट गवर्नर और वाइस रॉय यही थे। वाइस रॉय एक अकेले व्यक्ति अल्मीडा ही थे। ये आपको याद हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई ये जब आए थे इन्होंने किया क्या क्या, आए थे तो मिले किससे। देखिए, 1498 में जब ये आए थे तो ये मिले थे जैमोरिन से। किससे मिले थे? जैमोरिन से। आए क्यों थे भाई? आए थे रास्ता देखने के लिए, और यहाँ पे आके जैमोरिन से जब मिले तो इनसे थोड़ा सा ट्रेड वगैरह की बात हुई कि भैया हम ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमें अलाउ कर दीजिए। इन भाई साहब ने बोला बिल्कुल, स्माइल कर दी कि भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने बोला चलो ठीक है, तो मैं अपना ना गवर्नर भेजता हूँ। तो इन्होंने ना एक गवर्नर भेजा। वो गवर्नर किस साल में आया था? तो आपको देखो, गवर्नर आपको याद करने की जरूरत नहीं किस साल में क्या आया, लेकिन आप एक तरीके से याद कर लिए, 5-6 जैसे 2 साल 3 साल लग जाती हैं लगभग वापस आने में, और 2-3 साल लग जाती हैं आने में। तो अप्रोक्स ऐसे आप आइडिया लगा लीजिए कि जब ये वापस गया हुआ 1498 में, वास्को ड गामा वापस गया और फिर जब आया ये सब बातें हुई तो 5-6 साल निकल जाएंगी। तो आप ऐसे करके याद कर लीजिए, 1505 में अल्मीडा भाई साहब आ गए थे, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर और वाइस रॉय थे पोर्टुगीज के। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्होंने किया क्या था, इंपॉर्टेंट काम क्या किए थे। तो देखिए, जैसे ही आप ये लिखें, नोट्स जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाना, इसके नीचे ही ऐसे करके ले लिया करो। इन्होंने आते ही सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी। ये यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लू वाटर पॉलिसी। खास करके थोड़े से बड़ी अधिकारी लेवल के एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? तो देखो, ब्लू वाटर पॉलिसी का सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था कि पोर्टुगल्स ने ये कह दिया था कि भाई अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में उनका कब्जा होगा। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट में पूरा मैप जो हमने पहले बनाया था उसका एक आपको ओवरव्यू, ये देखिए, सॉरी, मैं आपको ना एक बार दिखा देता हूँ किस जगह की वो बात कर रहे हैं। देखिए, ये मैंने मैप बनाया था। अब इसमें एक दूसरा कलर ले लेते हैं, कुछ ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जो ये वाला एरिया है ना, ये एरिया, ये ब्लैक वाला, ये वाला, इसमें क्या है, ये अरेबियन सी है इधर वाला, और जो ये है ये इंडियन ओशियन है। तो इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने एक पॉलिसी बना दी कि भाई इसमें कोई भी अगर ट्रेड करेगा, यहाँ से कोई जहाज निकला तो हमारी बिना परमिशन के नहीं निकल सकता। आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है? इसमें बहुत बड़ा फायदा है। जो ये ट्रेड कर रहे थे इंडिया से, बाकी कोई, इन्हें पता था कि हमें देख के कोई और भी आएगा, तो उन्होंने पहले ही ये ब्लू वाटर पॉलिसी कर दी, जिससे कोई और आए ना पाए, अगर आए तो हमारी परमिशन से आए, हम उस पर टैक्स लेंगे। तो ये एक उनकी बहुत ही स्मार्ट अप्रोच थी। अब बात करते हैं कि आगे उन्होंने क्या किया। देखिए, ये ब्लू वाटर पॉलिसी बनाकर ये रफा दफा हो गए। जो नेक्स्ट बंदा आया था, इनके बाद जो बंदा आया था, उसको ये कहते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर था किसका, आप ऐसे करके हैश बना लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गवर्नर किसके लिए था? पोर्टुगीज के लिए। तो उसका नाम क्या था? अल्बुकर्क, QUE, अल्बुकर्क। ठीक है, अब इसका आप पूछेंगे फुल नेम वगैरह क्या था। देखिए, फुल नेम से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आप ऐसे करके याद कर लीजिए, अफानसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क
ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। आपको जैसे नाम याद करना है आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। ये नाम था बेसिकली। मैं आपको थोड़ा सा क्लीन लिख देता हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं ना थोड़ा क्लीन लिख देता हूँ। जो सेकंड पोर्टुगीज गवर्नर था, उनका नाम था एफोंसो दी अल्बुकर्क, ये नाम था बेसिकली, ठीक है। आप अल्बुकर्क के नाम से याद रखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा याद करने के लिए। आपको क्या एग्जाम निकालना है ना, स्पेलिंग याद करनी है, ठीक है। अभी ये आया था तो इसने ऐसा क्या किया कि इसको रियल फाउंडर बोला गया। इसको क्या बोला गया? रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज। क्योंकि देखिए बाकी जो पहले के आए थे वो नॉमिनल चीजें करके गए, पॉलिसी बना गए, ये सब कर गए। एक्चुअल इसने किया आप बस इसी पर ऐसे लाइन बनाएंगे और ऐसे ऐसे पॉइंट लिख लिया करो, सिंपल। तो हम 3 पॉइंट में देख लेंगे भाई ऐसा क्या किया इसने। 3 पॉइंट में आप देख लेंगे ऐसा क्या किया। पहला किया इसने, देखिए इधर आप ईयर लिखा करें, 1510 में इसने गोवा को एक्वायर कर लिया। किससे किया था? बीजापुर से। अब कोई पूछ सकता है भाई बीजापुर से किया तो उसका किंग कौन था? तो आपको पता होना चाहिए यूसुफ शाह, उसका नाम था यूसुफ शाह, यूसुफ आदिल शाह पूरा नाम था उसका। तो आप ये चीज याद रख सकते हैं, बीजापुर से गोवा को एक्वायर किया था, ठीक है। गोवा एक्वायर्ड, ठीक है। किसने किया था? अल्बुकर्क ने। अब दूसरा पूछ लेते हैं भाई कि इसके बाद ऐसा क्या किया। तो 1510, 1511 और 1515 ये ऐसी हैं कि अल्बुकर्क ने तो इस पर एकदम से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कर दी थी। जैसे गोवा आपने सुना होगा, पोर्टुगीज आज भी रहते हैं उसमें, पुर्तगाली लोग। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले आके उसने कब्जा ही इसीलिए इस पे किया था क्योंकि वो एक तो समुद्र किनारे था, पोर्ट बना सकता था, लोग बसा सकता था, तो वो दूर की सोचता था। तो उसने सबसे पहले आके गोवा को कब्जा किया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? मलक्का। मैं आपको अभी दिखाऊंगा मलक्का कहाँ है, इसीलिए मैंने वर्ल्ड मैप बनाया था। मलक्का स्ट्रेट आपने सुनी होगी, तो मलक्का आपको पता होना चाहिए मलक्का कहाँ है। मलक्का सिंगापुर, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो मलक्का पर कब्जा करने का मतलब आप पूरे के पूरे साउथ एशियन मार्केट पर कब्जा करना, मतलब साउथ एशियन मार्केट मतलब ये थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये आपके फिलीपींस, इवन चाइना के नीचे का हिस्सा, ये सारी चीजें क्या है? साउथ एशियन मार्केट को पूरा कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि मलक्का, अभी मैं आपको मैप से दिखा देता हूँ, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा मैप से कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मुझे माफ कीजिए, 1 सेकेंड, मैं आपको मैप के थ्रू 1 सेकेंड में आपको समझा देता हूँ मलक्का स्ट्रेट कहाँ है। आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर और भी कंट्री हैं, ये आपका सिंगापुर वगैरह है यहाँ पर। तो ये जो है ये आपकी पतली सी लाइन जो है ये स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट। तो मलक्का स्ट्रेट का मतलब सारे जहाज वहीं से निकलेंगे। तो सबसे पहले उसने उस पर कब्जा कर लिया, जिससे कि कोई भी जहाज निकले, कुछ भी निकले, कोई भी मार्केट से ट्रेड हो रहा है तो उसका कंट्रोल होना चाहिए। तो ऐसे गोवा कंट्रोल किया, ऐसे ही इसने मतलब गोवा एक्वायर किया क्योंकि वो एक लोकेशन थी, प्रीमियम लोकेशन। ऐसे ही मलक्का स्ट्रेट को उसने कब्जा किया क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ पर पूरा मार्केट का सेंटर है ये मलक्का, तो उसने उसको कब्जा कर लिया। एक और चीज रह गई थी जो उसको कब्जा करनी थी, इसे बोलते हैं हरमुज या हॉर्मुज भी कह देते हैं। ये आपका जो इसकी लोकेशन है ये है पर्शियन गल्फ में। मैं आपको अभी इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि ये बंदा रियल फाउंडर और क्यों कहलाया। मतलब एक तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप इसकी ना ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखिए। आप याद ऐसे ना करें क्योंकि अगर आप 1510, 11 और ऐसे याद करेंगे कभी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप फैक्ट से याद करें कि जैसे ही वो आया, जैसे 9 में आया, तो उसको आपको पता है कि 1 साल तो वो थोड़ा टाइम लेगा मेंटेन, मतलब थोड़ा समझने में टाइम लेगा। जैसे ही वो थोड़ा सा हेल्दी हुआ 1510 में, यहाँ चीज़ें समझ गया, उसने सबसे पहले अपना लोकल का एरिया कवर किया। तो आपको याद रखना है 1509 में वो आया था,
तो 1510 में उसने लोकल यानी गोवा कवर किया। उसके बाद थोड़ा सा पास में कौन है, मलक्का स्ट्रेट, तो मलक्का स्ट्रेट गया, उसमें सारा कब्जा कर लिया इधर, तो इधर का पूरा मार्केट आ गया उसके पास, ये देखिए पूरा मार्केट आ गया। अब उसने देखा कि अरे इधर का मार्केट आ गया, अब मैं उधर जा रहा हूँ तो इधर का भी मार्केट कब्जा करना है। तो देखिए ये रहा पर्शिया, यहाँ पर ये रही, तो इसी जगह को बोलते हैं हॉर्मुज। क्या बोलते हैं? हॉर्मुज। हॉर्मुज ऐसे करके आप इसको याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसके तुरंत बाद, क्योंकि ये लेक्चर को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे आपको देखिए इसके बाद एक नैनोजी कोना करके और आया था, तो मुझे उसको बताना नहीं है। देखिए पोर्टुगीज में और क्या बचता है, पोर्टुगीज में दो चीज़ें और बची हैं। एक तो बची है फोर्ट, फोर्ट उन्होंने कहाँ बनाए थे। देखिए पोर्टुगीज थोड़ा बड़ा है, क्योंकि जो लेकिन जो जितना मैंने करा दिया इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जितना मैंने कराया ओवर ही करा दिया है। तो पहले आपको पता होना चाहिए फोर्ट्स, फोर्ट्स, और दूसरा पता होना चाहिए आपको फैक्ट्री। ये तो आपको हर एक यूरोपियन कंपनी की पता होना चाहिए। तो जैसे आपको फोर्ट या इसकी बात करें तो देखिए फैक्ट्रीज की मैं बात करूं, सबसे पहले फैक्ट्री कोचीन में, ठीक है। उसके बाद दूसरी देखिए सबसे पहले बनी थी, तो कब बनी थी? 1503 में। ये वास्को डी गामा के डिक्लेयर कर गया था, उसके बाद बन गई थी। तो 1505 में जब वो भाई साहब आए हैं तो उन्होंने आके इसको संभाला है, तो बनना स्टार्ट हो गई थी। तो 1503 में कोचीन में ये एस्टेब्लिश हुई है। उसके बाद 1505 में कौन सी बनी थी? कन्नौर। आप पूछेंगे कन्नौर कहाँ है? कन्नौर आप केरला की कोई जगह सर्च करेंगे आप, तो उसमें कैसे डालेंगे ट्रैवलिंग प्लेसेस फॉर ट्रैवलिंग प्लेसेस इन आपका ये केरल, तो सबसे पहले यही नाम आएगा। मुन्नार, कन्नौर, ऊटी, ये सब प्लेसेस हैं, ध्यान रखना। उसके बाद ना इसमें 1505 में ये आई थी। उसके बाद तीसरे की बात करें तो देखिए उस टाइम पे क्या मुगल शासन था, तो मुगल शासन में गयासुद्दीन मोहम्मद शाह एक बंदा था, उस बंदे ने क्या किया था, सॉरी मुगल शासन नहीं था, ये से जस्ट पहले की बात है, ठीक है। तो ये 1534 में ये पूरा एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था मुगल शासन, केवल एक युद्ध हो पाया था 1526 में, उसकी जस्ट बाद की बात है। ये घटना है कि दो पोर्ट इन्होंने बनाए थे, नहीं सॉरी फैक्ट्री बनाई थी, एक का नाम था सतगांव और दूसरा नाम था चिटगांव। ये दोनों प्लेसेस आपने बहुत अच्छे सुने होंगे, ये याद रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज थी किसकी? पोर्टुगीज की। पोर्टुगीज की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज थी, ठीक है। फोर्ट्स की बात करूं, कोचीन, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है आपका याद करने के लिए। अभी मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, अभी मैं सिर्फ दो फैक्टर बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम के लिए आपके दो क्वेश्चन परमानेंट आपके करने जा रहा हूँ। मैं हर एक काम करता हूँ, मैं हर एक वीडियो में आपको दो क्वेश्चन ऐसे करा के जाऊँगा जो आपके एग्जाम में 99% चांसेस होते हैं आने के। तो क्वेश्चन नंबर 1, सीक्वेंस ऑफ यूरोपियंस एडवेंट, यानी जो यूरोपियन का आगमन था उसका सीक्वेंस क्या था। तो मैं आंसर भी लिख देता हूँ सीधे, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करके याद करेंगे। 1498 में सबसे पहले कौन आया था? पोर्टुगीज। उसके बाद 1600 में कौन आया था? इंग्लिश। उसके बाद 1602 में कौन आया था? डच। डच मतलब हॉलैंड वाले लोग, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। उसके बाद 1616 में कौन आया था? डेनिश, यानी डेनमार्क लोग। उसके बाद 1664 में कौन आया था? लास्ट कौन आया था? फ्रेंच। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है सब लोगों का कि पहले कौन आया था? पोर्टुगीज। पूछ रहे थे लास्ट कौन गया, तो लास्ट भी पोर्टुगीज था, 1961 में गए हैं भाई साहब ये। तो ध्यान रखना
सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए हैं पर्टिक्यूस। ठीक है, अब मैं आपका दूसरा क्वेश्चन भी जल्दी से करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, हु फाउंडेड कलकत्ता? किसने किसने नाम दिया, किसने बनाया, क्या कौन बंदा था इसके पीछे? तो ध्यान रखना एक ही बंदा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कलकत्ता बना कैसे। और ये एक लंबी कहानी है कि भाई हुगली पर अटैक हुआ था, ये सब हुआ था, वो मैं इतना डिस्कस अभी यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। तो सिंपल सा आपको एक नाम याद रखना है। इसका नाम क्या था आपका? जॉब चार्नोक। चार्नोक। पूछ लेंगे भाई कौन सी साल में बना है? तो 1690 में, 1690। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कल हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, जो हमने अभी सीक्वेंस बताया आपको, उसी सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम इंग्लिश पढ़ लेंगे, इंग्लिश लोग कैसे आए थे। उसके बाद हम पढ़ लेंगे फ्रेंच लोग कैसे आए थे, या जो भी सीक्वेंस में होगा। डेनिश होगा तो डेनिश में कुछ पढ़ने लायक है नहीं, तो डच लोग पढ़ सकते हैं हम यहाँ। इंग्लिश के बाद हम डच पढ़ेंगे और डच के बाद हम फ्रेंच पढ़ेंगे। ये चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। फैक्ट्री कहाँ लगाई, क्या लगाई, कौन किससे मिला, और इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, गवर्नर वगैरह। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लेट्स सी यू टुमारो, बाय बाय।